हेलो 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 हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। और आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है? चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है वर्गीकरण। और वर्गीकरण के अंदर हमें दोनों ही टॉपिक पढ़ने हैं। पादप वर्गीकरण भी इसमें होगा और जंतु वर्गीकरण वाला टॉपिक भी इसमें होगा। सबसे पहली चीज यह है कि वर्गीकरण की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी दो जगत प्रणाली के साथ में। दो जगत जो प्रणाली थी वो कैरोलस लीनियस ने दी थी। उसके बाद में आई थी तीन जगत प्रणाली, वो हैकेल ने दी थी। उसके बाद में चार जगत प्रणाली, वो कॉपलैंड ने दी थी। उसके बाद में पंच जगत प्रणाली जो आर एच व्हीटेकर ने दी थी। दोस्तों, पंच जगत प्रणाली से हमें बहुत सारी चीजें जो है वो सीखने को मिली है। मतलब ऐसे मान के चलिए, जो चीजें हम पढ़ते हैं, वर्गीकरण नाम की जो चीजें हम पढ़ते हैं, उस वर्गीकरण का ऐसे मान लो एक आधार है आर एच व्हीटेकर की पंच जगत प्रणाली। बहुत सारे किताबों के अंदर बीच वाली चीजों को हटाकर सीधा ही पंच जगत प्रणाली से शुरू करवा दिया जाता है। आर एच व्हीटेकर जो है, उन्होंने इस पूरे जगत के जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं उनको पांच ग्रुपों में बांटा था फाइनली। और वो पंच जगत में हम मोनेरा जगत को कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, बहुत अच्छे से और डिटेल के साथ। ऐसे नहीं है ये पांच लाइन बता दी और मोनेरा जगत पूरा हो गया, ये चार लाइन बता दी मोनेरा जगत पूरा हो गया, ये चार लाइन बोल दी फंजाई कंप्लीट हो गया। नहीं मेरे भाई, भले ही आप मेरे द्वारा बताई गई चीजों में से आधी चीजें भी याद करो, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन मेरा यह है कि बहुत सी बार कुछ चीजें बहुत अंदर से पूछ ली जाती है और बहुत अच्छी चीजें हैं, हम उनको हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन जब कोई चीज हमने पढ़ी नहीं तो आप जवाब कहां से दोगे। लेकिन आपने जो चीजें पढ़ी है, अगर आपको वो चीजें धीरे धीरे याद होंगी तो ये मान के चलना कि आपका काम 100% चल जाएगा। दोस्तों, मोनेरा जगत हुआ, उसके बाद में प्रोस्टेटा, उसके बाद में फंजाई, उसके बाद में प्लांटी और उसके बाद में एनिमेलिया। ये पांच ग्रुप है। एक बात क्लियर कर लेना, मोनेरा के अंदर जो जीव है वो प्रोकैरियोटिक है और एक कोष के जीव है। प्रोकैरियोटिक है और एक कोष के जीव है। बस यहां एक और लिख देता हूं। मोनेरा के अंदर मैंने आपको तीन चीजों की डिटेल बताई है। मोनेरा के अंदर मैंने आपको आद्य बैक्टीरिया, उसके बाद में बैक्टीरिया और उसके बाद में माइकोप्लाज्मा के बारे में चीजें समझाई थी। वो कैसे जीव है, वो प्रोकैरियोटिक है और एक कोष के जीव है। ठीक है, इसकी खास पहचान यही है। इसके आगे सभी जीव यूकैरियोटिक होंगे, यूकैरियोटिक होंगे, यूकैरियोटिक होंगे, यूकैरियोटिक होंगे। आप पहले इन दोनों शब्दों को सीखिए और मेरा मानना है कि आपने कोशिका वाले टॉपिक से बेहतर से समझा होगा कि ये प्रोकैरियोटिक क्या होता है और ये यूकैरियोटिक क्या होता है। इनमें जो खास अंतर है वो केंद्रक का है। प्रोकैरियोटिक जिनमें विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है और यूकैरियोटिक का मतलब है इनमें विकसित केंद्रक पाया जाता है। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको कुछ प्रोस्टेटा के बारे में बताऊंगा और आज की क्लास में प्रोस्टेटा पूरा हो जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी बात क्लियर कर दूं, प्रोस्टेटा जो ग्रुप है इसका लगाव थोड़ा सा जंतु से भी है। जब हम जंतु वर्गीकरण पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, तो जंतु वर्गीकरण के अंदर देखिए दोस्तों, एक छोटी सी बात है कि मैं पिछले 2 दिन से 3 दिन से आप भाइयों के लिए एक बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। मतलब मैं मेरी पूरी ताकत के साथ टेस्ट पेपर बना रहा हूं और ऐसे टेस्ट पेपर जो आप मुझे याद करोगे कि सर वास्तव में ही आपने टेस्ट पेपर तैयार किए हैं।
तो दोस्तों वो टेस्ट पेपर आपके लिए एकदम निःशुल्क रहेंगे। 50 टेस्ट पेपर, एक नहीं दो नहीं 50 टेस्ट पेपर बनाऊंगा और उन टेस्ट पेपरों का एक एक टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन करवाऊंगा, वीडियो सॉल्यूशन, हर एक क्वेश्चन को समझाऊंगा। पहले वो टेस्ट पेपर आपको एप्लीकेशन पे देना पड़ेगा, आप उस पेपर को देना और उसके बाद में उसका वीडियो सॉल्यूशन देखना है डावरा क्लासे यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूं, प्रोस्टेटा को हम देसी भाषा में प्रोटोजोआ भी बोल सकते हैं। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, ये नाम आपने सुना सुना लगता है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ सुना होगा। प्रोटोजोआ जिसके अंदर अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, प्लाज्मोडियम ऐसे जीव आते हैं। हां, प्रोस्टेटा को मेरी देसी भाषा में आप एक बार प्रोटोजोआ समझ के बैठ जाइए। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। टाइम की दिक्कत है ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ में, ठीक है। कल से आपका जो टाइम है वो मैं चेंज कर दूंगा, पढ़ाने का जो टाइम है ना, मैसेज डाल दूंगा, कल से चेंज कर दूंगा 100%, जहां तक मेरा मानना है। वैसे मेरा ये था कि मैं ये टाइम आपका मंडे से चेंज करने वाला था, कर दूंगा, दिन में कर दूंगा आपका टाइम, क्लास का टाइम दिन में कर दूंगा, टेंशन मत लो बट। अब चलिए, अब पढ़िए। चलिए अब सुनो, थोड़ी देर के लिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये जो प्रोस्टेटा है इसको थोड़ी देर के लिए आप प्रोटोजोआ समझो, ग्रुप प्रोटोजोआ। और इस प्रोटोजोआ का नाम तो आपने कभी ना कभी सुना होगा। प्रोटोजोआ में आता है अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, प्लाज्मोडियम, बोझ, और उन्हीं की बातें पढ़ेंगे, ऐसे समझ लो थोड़ी देर के लिए इसको, है ना। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले मैं आपको सीधा ही इस टॉपिक पे लेके चलता हूं। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, जगत प्रोस्टेटा। बहुत डीपली पढ़ाऊंगा, घबराना मत, डरना नहीं है, और एक एक शब्द को समझना मेरा भाई। पूरा खेल शब्दों का है, पूरा खेल किसका है? शब्दों का है। क्लियर है कहानी? अब सुनो मेरी बात मेरे भाई, ये रामायण, ये जो रामायण है, इस रामायण में से आपको शब्द चुनने पड़ेंगे और मैं उनका चुनाव करवाऊंगा। लेकिन ऐसी नहीं है मैं 4 लाइन पढ़ा के छोड़ दूंगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। अच्छे से पढ़िए। जगत प्रोस्टेटा। दोस्तों, नंबर 1, सामान्य लक्षण, सभी एक कोष की है, एक कोष की है। यूकैरियोटिक जीवों को प्रोस्टेटा में रखा गया है। भाई साहब, पहली पहचान, प्रोस्टेटा के अंदर, प्रोस्टेटा के अंदर एक कोष की है खास पहचान, यूकैरियोटिक जीव आते, यूकैरियोटिक जीव आते। ओहो, सबसे खास पहचान ही यही है, एक कोष की है, यूकैरियोटिक जीव आते इसमें, ठीक है। प्राथमिक रूप से इसी जगत के जो सदस्य थे वो जलीय होते हैं। प्राइमरी रूप से प्रोस्टेटा के अंदर जो जीव आएंगे, वो ज्यादातर जो जीव है वो जलीय है। इन यूकैरियोटिक कोशिकाओं का केंद्रक विकसित होता है। भैया, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, हां जी भाई। आपका टाइम कल से आपको मैं मैसेज डाल दूंगा, आपकी क्लास एकदम दिन में रहेगी। लाइब्रेरियों के अंदर स्टूडेंट पढ़ते हैं, धैर्य के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोस्तों, प्रोस्टेटा के अंदर जो जीव आते हैं वो यूकैरियोटिक होंगे, और यूकैरियोटिक का मतलब है उनमें विकसित केंद्रक पाया जाएगा। केंद्रक का ही तो खेल है भाई, इनमें विकसित केंद्रक पाया जाएगा, बस यही तो खासियत है। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अपने मित्रों को जरूर बताना कि मेरे 50 टेस्ट पेपर जो मैं आपको एप्लीकेशन पे दिलाने जा रहा हूं, उनको आप जरूर देना, कभी भी देना, लेकिन जरूर देना। दोस्तों, यूकैरियोटिक जीव जो है
प्रोस्टेटा के अंदर आते यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं का जो केंद्रक होता है वो विकसित होता है, केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध रहता है। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं प्रोस्टेटा, बोले तो हम पढ़ रहे हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब है विकसित केंद्रक। विकसित केंद्रक मतलब चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, केंद्रक के चारों ओर, केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली, केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। क्लियर है? तथा कोशिका में दोहरी एवं एकल झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लबक, अंतःप्रदपी जालिका, गोल्जी का है भाई, ये चीजें हैं इनमें। प्रोस्टेटा के अंदर जो जीव आते हैं, प्रोस्टेटा के अंदर जो जीव आएंगे, सुनो, ये प्रोस्टेटा वाले जो जीव है, मेरी बात को सुनिए, ये जो प्रोस्टेटा वाले जो जीव है, कुछ वैज्ञानिक इनको पादपों में मान रहे थे, कुछ वैज्ञानिक कहते हैं तो जंतु है। हाँ, ये बड़ी खतरनाक बात है। वैज्ञानिकों के बीच में बहुत विवाद रहा। कुछ लोग कह रहे थे ये तो पादप है, कुछ कह रहे थे नहीं 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 ये तो जंतु है। हाँ, ऐसी विशेषताएं इनमें देखी गई, मिक्स विशेषता। और ये तो पादप है, कुछ कह नहीं नहीं पादप नहीं, इनमें जंतु है। ऐसी विशेषता वाले जो जीव है उनको प्रोस्टेटा में रखा गया है। पहली बात तो ये खास बात है, एक कोशिकीय है, यूकैरियोटिक है, विकसित केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, अंतःप्रदपी जालिका, ये वाली चीजें यहां पर मौजूद है, ये वाली चीजें यहां पर मौजूद है। आगे बढ़ो। कुछ प्रोस्टेटा में कसाब एवं पक्षमाभ भी पाए जाते हैं। जैसे मैं ऐसे बोलूं, ये कुछ जीव है जैसे ऐसे, है ना, तो इनमें ऐसे ऐसी संरचना पाई जाती है। ये इनको गति करने में भी सहायता, इनको भोजन ग्रहण करने में भी हेल्प करती है, इनको बोलते हैं। तो ये जो प्रोस्टेटा वाले जीव है, इनमें कसाब एवं पक्षमाभ पाए जाते हैं। ये अलैंगिक तथा कोशिका संलयन एवं युग्मनज बनने की विधि के द्वारा लैंगिक जनन भी करते हैं। मतलब दोस्तों अगर मैं देसी भाषा में बोलूं तो मेनली इनमें अलैंगिक जनन होता है, मेनली इनमें अलैंगिक जनन होता है। और अलैंगिक जनन के लिए विखंडन विधि भी काम में लेते हैं, ये मुकुलन विधि भी काम में लेते हैं ये। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इनमें नॉर्मल लैंगिक जनन भी देखने को मिलता है। मुख्य जनन इनमें कौन सा होता है? अलैंगिक जनन। इस जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाई है। ओ हो, गड़बड़ी गड़बड़ी गड़बड़ी। इस जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाई है। एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो प्रकाश संश्लेषी प्रोस्टेटा है, वही दूसरे के लिए पादप जगत हो सकता है। दोस्तों अगर मान लीजिए कोई प्रोस्टेटा महेश कुमार मीणा जी धौलपुर से बात कर रहे हैं। सर मैंने लाइव बैच आज लिया है, इसमें सब सब्जेक्ट की क्लासेस रिकॉर्डेड है। जी भाई धौलपुर वाले प्राणी, मैं लाइव हूं अभी और 1 साल तक आपके साथ लाइव ही रहूंगा। आप बोले तो जो क्लास मैंने अभी रिकॉर्डेड डाल रखी है साइड में, उनको हटा लूं? अगर जो मैंने फिजिक्स की लाइव डाल रखी है, केमिस्ट्री की लाइव डाल रखी है, कंप्यूटर की डाल रखी है उसमें क्लास है, उसमें मैंने ज्योग्राफी की भी क्लास डाली हुई है, आप बोलो तो भाई उनको हटा लूं? आपको बड़ा दुख दे रही हो तो वो आज ज्वाइन किया है, पहले क्यों नहीं किया था? पहले कहां गया था भाई? आज ज्वाइन किया है तो पढ़ ले, आज से शुरू कर ले, पढ़ता रहे 1 साल तक, कौन मना कर रहा है? बाकी का एक बार बात करना, भेजा सही कर दूंगा कॉल पे, है ना। थोड़ा सा समय निकाल के एक बार मेरे से बात करना, अगर कोई दिमाग में कोई कचरा पट्टी हो तो आपका सॉल्यूशन कर दूंगा मैं।
बाकी का अभी आप देख लो, मैं लाइव हूं, है ना, और आपका बैच ये लाइव ही है। फिर बाद में, अब ये तो लाइव है तो कल तो ये रिकॉर्डेड ही हो जाएगी यार, आज ही तो रहेगी लाइव, है ना। बाकी का मैं आपके साथ 1 साल तक लाइव ही बना रहूंगा, कोई टेंशन मत करो भाई। हमारी साइंस की लगभग हम टारगेट करते हैं 250 क्लास, 250 घंटे हम टारगेट करते हैं साइंस को पढ़ाने का। मैं टारगेट करता हूं कि भाई बच्चों को लगभग 250 घंटे के आसपास साइंस पढ़ाई जाए। और 250 घंटे का मतलब है कि लगभग अपन मान के चले कि 6 से 7 महीने लग जाते हैं अगर अच्छी साइंस पढ़ते हैं तो, धीरे धीरे सीखने वाली साइंस पढ़ते हैं तो। अब बहुत सारे विद्यार्थियों के पास इतना समय नहीं होता है, तो हमने साइड में आपको फिजिक्स भी डाल रखी है, साइड में हमने केमिस्ट्री भी डाल रखी है, ताकि आप उनको भी पढ़ सके। हम लाइव तो चलेंगे आपके साथ। जैसे आज मैं प्रोस्टेटा पढ़ा रहा हूं, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं 6 महीने या 7 महीने बाद फिर प्रोस्टेटा पे आ जाऊंगा घूम के। तो इन चीजों को पूरा होने में 6 से 7 महीना लगता है। लेकिन अब आपके पास मान लीजिए कोई एग्जाम है, तो अब आप फिजिक्स भी पढ़ सकते हो, ऐसी बात नहीं है, साथ साथ केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हो। मैं तो लाइव हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात को समझो भाइयों। बात जो हो रही है वो हो रही है प्रोस्टेटा के अंदर। और आज ही अगर आप जुड़े हो ना, तो प्लीज आज की क्लास मत देखो, आप प्लीज शुरू से देखते आओ, थोड़ा शुरू से देखते आओ क्लासों को, फिर मेरे साथ बराबर आ जाओ जल्दी जल्दी देखते हुए, नहीं समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो प्रकाश संश्लेषी प्रोस्टेटा है, वही दूसरे के लिए पादप जगत हो सकता है। समझने की कोशिश करो प्लीज। मैं ये कह रहा हूं ये एक प्रोस्टेटा है, ये एक प्रोस्टेटा है, लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इसमें। तो यार मैं कह रहा हूं कि अगर ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है इसमें, तो इसको मैं पादप भी तो मान सकता हूं। समझने की कोशिश करो। मान लीजिए शिव भाई, तू एक वैज्ञानिक है, तू कह रहा है ये एक प्रोस्टेटा है। शिव जी महाराज, आप बोल रहे हो सर ये प्रोस्टेटा है क्योंकि ये एक कोष की है, यूकैरियोटिक जीव है। और मैं कह रहा हूं कि ये पादप है। तो मैं इसके लिए पादप इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ये एक झंझट का विषय था। कुछ लोग जो इसको प्रोस्टेटा बोल रहे थे, कुछ लोग इसको पादप भी बोलने लगे। ऐसा झंझट वाला विषय था ये। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, क्राइसोफाइटा ये ग्रुप का नाम है, डायनोफ्लेंजेट ये ग्रुप का नाम है, यूग्लिनोइड एक ग्रुप का नाम है। साथ में इसमें अब पंख कवक एवं प्रोटोजोआ को प्रमुख रूप से प्रोस्टेटा में रखा गया है। मतलब इसके अंदर किस किस को रखा गया है। कभी आपसे कोई बात हो जाए तो आप ये बोलना कि प्रोस्टेटा में क्राइसोफाइटा। अब दिक्कत यह है, कुछ लोग बोल के छोड़ देते हैं कि भाई इसमें क्राइसोफाइटा आता है, एक तो डाइनोफ्लेंजिलेट ये आते हैं, यूग्लिनोइड आते हैं, ये काफी फेमस है, ये ना मोस्ट है, यूग्लिनोइड मोस्ट है, ये भी मोस्ट है, क्राइसोफाइटा ये भी मोस्ट है, साथ में ये वाला शब्द भी मोस्ट है। अब पंख कवक ये मोस्ट शब्द है। और इसमें प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ की तो मैं बोल ही रहा हूं कि प्रोटोजोआ आते हैं इसमें के अंदर, को प्रमुख रूप से प्रोस्टेटा में रखा गया है। अब मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल से जानकारी देना चाह रहा हूं, हल्की सी मैं ये बताना चाह रहा हूं, बहुत डीपली नहीं ले जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि प्रोस्टेटा में कौन कौन आता है। ठीक है, हमने ये वाली चीज तो इनके लक्षण हो गए कि भाई प्रोस्टेटा वाले जीव एक कोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होता है, ये जल में पाए जाते हैं, इनमें एक विकसित केंद्रक पाया जाता है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, राइबोसोम, लाइसोसोम, अंतःपिंडपी जालिका इनमें पाई जाती है, इनमें अलैंगिक जनन होता है, कहीं कहीं लैंगिक जनन भी देखने को मिलता है, इनमें हरित लवक होता है, ऐसा लिखा है, इनमें हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, ऐसा इनमें लिखा है। साथ में बात यह चल रही है कि अब प्रोस्टेटा में आता कौन कौन है, तो क्राइसोफाइटा। अब क्राइसोफाइटा क्या होते हैं गुरुजी, ये बड़ी बात थोड़ा समझा दो। इसमें यूग्लिनोइड, अब पंख कवक
और प्रोटोजोआ आते हैं। प्लीज ये चार नाम याद करो, थोड़ी देर के लिए इसको भूलो, ये चार नाम याद करो अभी तक कि ये चार चीज जो है ये प्रोस्टेटा में आ रही है। ये चार चीज एक बार अभी से याद कर लो, फिर मैं बताता हूं आगे की कहानी क्या है। अब थोड़ी देर के लिए ठंडे दिमाग के साथ मैं आपको क्राइसोफाइटा के बारे में बताना चाहता हूं कि क्राइसोफाइटा में कौन आता है। यह तो समझ में आया गुरुजी, क्राइसोफाइटा को मतलब प्रोस्टेटा है, ये प्रोस्टेटा का जीव है, प्रोस्टेटा, ये प्रोस्टेटा का ही है, प्रोस्टेटा। कोई नहीं पढ़ाएगा, कोई नहीं पढ़ाएगा, दूर दूर तक नहीं बताएगा क्या है क्राइसोफाइटा। समझ लो दोस्तों, इसे समूह में, क्राइसोफाइटा में, इसे समूह में सुनहरे शैवाल, डेमिस्ट, या ये शब्द याद करो, डाइटम, डाइटम, डाइटम। मोस्ट कितनी बार आएगा अपने जीवन में ये नाम, डाइटम आते हैं, डाइटम। दोस्तों क्राइसोफाइटा के अंदर कौन आता है, डाइटम। डाइटम मतलब समुद्र के अंदर कभी कभी छोटी छोटी, आपने देखना ऐसे कजी जैसी संरचना पाई जाती है। तो अपनी भाषा में बोलूं मैं तो डाइटम मतलब समुद्र में पत्थर है, चट्टाने हैं, उन पे चिपके हुए रहते हैं ऐसे, डाइटम। ये डाइटम है, ये डाइटम है। मैं बोलूं तो देसी भाषा में ये जो डाइटम होते हैं ना, ये जैसे पत्थरों पे चिपके हुए रहते हैं, ऐसे ऐसे हल्के हल्के से बाल, बाल के हरे 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 ऐसे चिपके हुए रहते हैं ऐसे ना। जो कभी समुद्रों में पत्थरों पे देखना, पत्थरों के ऊपर ऐसे चिपके हुए रहते हैं। दोस्तों डाइटम शब्द को मैं बार बार यूज करूंगा, आगे भी आएगा, ध्यान रखना। ये एक प्रोस्टेटा है, ये एक प्रोस्टेटा है, डाइटम। इसके बाद में ये स्वच्छ और लवणीय जल में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए सिम्बेला, सिम्बेला, निबिकुला, निबिकुला, पिन्नुलेरिया, पिन्नुलेरिया आदि, ये डाइटमों के नाम है, ये डाइटमों के नाम है। आप और कुछ भी याद मत करो, छोड़िए सब कुछ, आप तो इतना सा याद करो कि डाइटम जो है एक प्रोस्टेटा है, डाइटम जो है एक प्रोस्टेटा है, डाइटम जो है एक प्रोस्टेटा है। ठीक है, अब यहां से शुरू करो आप। ये अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं, जलधारा के साथ बहते रहते भी है। इनकी कोशिका भित्ति संदूक के समान दो कपाटों से मिलकर बनती है, जिसमें एक कपाट दूसरे कपाट के ऊपर पाया जाता है। इनकी भित्तियों में सिलिका का निक्षेपण होता है, अतः आसानी से नष्ट नहीं हो सकते। मृत डाइटम, ये वाली चीज महत्वपूर्ण है, मृत डाइटम हेलो हेलो, देखिए ये लाइन पढ़ो, यहां से उसको छोड़ो और ऊपर वाले को छोड़ो। मृत डाइटम अपने आवास स्थान पर बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में अपशेष छोड़ देते हैं। करोड़ों वर्षों में जमा हुए इस अपशेष को डाइटमी मृदा कह देते हैं। सुनो, फाइनली हम थोड़ी देर के लिए, मैं आपको ज्यादा नहीं फंसा के दो तीन लाइन साधारण भाषा में सिखाना चाहता हूं। डाइटम के अंदर आपसे पूछे कि भाई डाइटम में कौन आता है, तो डाइटम, सॉरी, मैं आपसे बोल रहा हूं कि प्रोस्टेटा में कौन आता है, तो हमने शुरू में बोला भाई प्रोस्टेटा में आता है क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा का मतलब या तो आप सुनहरे शैवाल बोल दो, क्राइसोफाइटा का मतलब या तो आप सुनहरे शैवाल बोल दो, या दूसरा नाम इसका डाइटम बोलो, बस। सुनहरे शैवाल तथा डाइटम जो है ये आपके प्रोस्टेटा में आते हैं, बोले तो क्राइसोफाइटा में आते हैं। क्राइसोफाइटा नाम भी भूल जाए तो प्रोस्टेटा में दो नाम, सुनहरे शैवाल और इधर से आपका डाइटम। दोस्तों सब कुछ भूलने के बाद मैं आपसे यह कह रहा हूं, बहुत सी बार क्या है, जैसे डाइटमों के जो अवशेष पदार्थ होते हैं, मृत डाइटम अपने आवास या स्थान पर बहुत अधिक मात्रा में अपने अवशेष छोड़ देते हैं।
करोड़ों वर्षों में जमा हुए इस अवशेष को डायटमी मृदा कह देते हैं। मतलब समुद्रों में कोई डाइटम पाए जाते हैं और वो मर गए तो वो जमा हो जाएंगे, मिट्टी जम जाएगी उनके ऊपर, तो उनको डाइटमी मृदा का नाम दे दिया जाता है। सिलिका मतलब मिट्टी। सिलिका की उपस्थिति के कारण यह मृदा कण में होती है, अतः इसका उपयोग पॉलिश करने में, तेलों तथा सिरप सिरप निस्यंदन में होता है। ये समुद्र के मुख्य उत्पाद भी माने जाते हैं। सिलिका की उपस्थिति के कारण यह मृदा कण में होती है। मतलब इन पे क्या है, जैसे ये जो मैं बोल रहा हूं ना डाइटमों के ऊपर ऐसे समझो माटी छा जाती है, तो इनका जो कण होते हैं वो मृदा कणिका में होते हैं। इनका उपयोग पॉलिश करने में, तेलों तथा सिरप सिरप के निस्यंदन में होता है। सिरप के निस्यंदन में होता है। इनका उपयोग सिरप के निस्यंदन में होता है। 2 बार लिख दिया है, सिरप के निस्यंदन में होता है। ये समुद्र के मुख्य उत्पाद माने जाते हैं, उत्पादक। देखो मैं एक चीज क्लियर करूं, सुनना मेरी लाइन को थोड़ी सी। मैं एक छोटी सी लाइन ये बोलना चाह रहा हूं आपसे, छोटी सी लाइन ये कहना चाह रहा हूं। जब आप पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ते हो, एक टॉपिक होता है इकोलॉजी व इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र। आपने देसी भाषा में बोलूं तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ा होगा, इसको ये खाता है, इसको ये खाता है, इसको ये खाता है, इसको ये खाता है, इसको ये खाता है। तो मेरे भाई, जब हम समुद्र का एक खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल, नाम सुना होगा कक्षा 10वीं में, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, जब हम समुद्र का एक खाद्य श्रृंखला बनाते हैं तो उसमें बहुत सी चीजों की शुरुआत डाइटम से मानी जाती है। कहने का मतलब डाइटम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेता है, डाइटम अपना भोजन खुद बना रहा है, तो उनसे बहुत सारे जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं। बहुत सारे जीव डाइटम खाते हैं और जिंदा रहते हैं, डाइटम खाते हैं जिंदा रहते हैं, डाइटम खाते हैं जिंदा रहते हैं। इसलिए यह समुद्र का मुख्य उत्पाद माना जाता है। समुद्री जीव इसको खाके, भाई जैसे मान लीजिए डाइटम को दूसरे जीव खा लेंगे, फिर उसको दूसरे जीव खा लेंगे, इस तरह से एक पूरा इकोसिस्टम चल रहा है इस डाइटम से। चलिए भाई मीणा जी, बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। HR मीणा है ना, तो चलो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डालना, जो भी है, जो भी कोई जानकारी हो, और मैं आपको जो भी मेरे लायक कोई होगा वो मैं आपके लिए करता रहूंगा। आप जरूर मैसेज डाल देना और उसमें लिख देना कि मैसेज सर को फॉरवर्ड कर दीजिए, वो कर देंगे। चलिए, इसके बाद दूसरा आता है यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड डाइटम के ऊपर, मतलब हम प्रोस्टेटा पढ़ रहे हैं। प्रोस्टेटा का मतलब है, प्रोस्टेटा का मतलब है एक कोशिकीय, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक। हम ये कह सकते हैं डायरेक्टली कि प्रोस्टेटा के अंदर सुनहरे शैवाल प्लस डाइटम आ रहा है। दो तो नाम ये लिख लो, एक तरफ प्रोस्टेटा लिख लो, मैं जो जो अच्छी अच्छी बातें बोल रहा हूं वो लिख लो, सब बातें मत लिखो, अपने नोट्स खुद बनाओ, अपने नोट्स खुद बनाओ, ये लिख लो। दूसरा यूग्लिनॉइड, दोस्तों ये भी प्रोस्टेटा के अंदर आते हैं। देखो नंबर 2 यूग्लिनॉइड में क्या आता है, ये स्वच्छ एवं स्थिर जल में पाए जाते हैं यूग्लिनॉइड। इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जय हो, जय हो। इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ये क्या बात हुई, कोशिका भित्ति नहीं है इनमें तो। ठीक है, आगे सुनो, मोस्ट बात है। लेकिन इनके स्थान पर एक पतली प्रोटीन युक्त पेलिकल पाई जाती है, जो इसकी संरचना को लचीला बनाती है। इसमें कसाब भी होता है, जैसे ये दिख रहा होगा यूग्लिनॉइड है, ये एक चित्र बन रहा है यहां पर, तो ये कसाबी का होती है, ये
ऐसे पूंछ सी निकली हुई रहती है ऐसे, ये कसाबी का बोलते हैं इसको, है ना। रुकिए, इनमें एक कसाब होता है, सूर्य की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं जी। कोशिका भित्ति नहीं होती है, फिर भी प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं। ये क्या बात हुई गुरुजी? हमने तो ऐसे पढ़ा था कि पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो पादप कोशिका होती है उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। लेकिन भाई ये दुनिया के अपवाद है, मान लो इन चीजों को मेरे भाई, इनमें कोशिका भित्ति नहीं है, फिर भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, क्योंकि इसमें हरित लवक पाया जाता है। तथा सूर्य की उपस्थिति में अन्य परपोषियों की तरह सूक्ष्म जीवों का शिकार भी करते हैं। ओहो, ये क्या बात हुई जी? ये युगलीना की बात हो रही है। बहुत अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, ये बहुत बड़ा नाम है अपने आप में, युगलीना। युगलीना की बात हो रही है, समझने, युगलिनोइड के अंदर आता है युगलीना, युगलीना की बात हो रही है। दोस्तों मैं आपको एक याद दिला दूं, थोड़ी देर के लिए आप हनुमान जी बन जाओ, आपको कुछ चीजें याद आ गई। युगलीना पादप व जंतु जगत के बीच की कड़ी मानी जाती है। युगलीना को पहली बात तो पहले एक बार क्लियर कर दूं, इसको शिकार भी कर सकते हैं। युगलिनॉइड में पाए जाने वाले वर्णक उच्च श्रेणी के पादपों में पाए जाने वाले वर्णकों के समान होते, छोड़ो इस लाइन को, इसमें युगलीना आता है। अब थोड़ी देर के लिए मैं युगलीना के लिए बोल रहा हूं भाई, आप इसके लिए बोलो थोड़ी देर के लिए, युगलीना, युगलीना के लिए बोलो, बोलो इसके लिए, युगलीना के लिए। नंबर एक, युगलीना को पादप व जंतु जगत के बीच की कड़ी माना जाता है। युगलीना को पादप व जंतु जगत के बीच की कड़ी माना जाता है। मतलब युगलीना वो जीव है जहां से हम ये कह देंगे भाई ये युगलीना है, ये युगलीना है। मतलब इसमें पादपों के भी लक्षण है और इसमें जंतुओं के भी लक्षण है, दोनों के लक्षण है इसमें युगलीना में। इसलिए युगलीना को पादप व जंतु जगत के बीच की कड़ी माना जाता है। मेरे भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसके इधर हम पादप मान लेंगे और इसके इधर हम जंतु मान लेंगे। ये वो जीव है जिसमें दोनों लक्षण पाए जाएंगे। भाई कहीं से तो हम ये बोलेंगे बाउंड्री, जैसे अपन ने भारत पाकिस्तान की बाउंड्री कर ली, तो इसके इधर भारत, इसके इधर पाकिस्तान, ये बाउंड्री है। ऐसे युगलीना के अंदर ये पादप की तरह व्यवहार कर रहा है, ये जंतु की तरह व्यवहार कर रहा है, तो वैज्ञानिकों ने ऐसे कही कि इसको बना दो बाउंड्री। इसमें तो है दोनों लक्षण, इसमें पादपों की लक्षण है, इनमें जंतुओं के भी लक्षण है, लेकिन इसके इधर अब आगे इधर एक हिस्से में जंतु चलेंगे और एक हिस्से में पादप रहेंगे। ये बीच की कड़ी बना दी। ध्यान रखना, युगलीना जो है, युगलीना जो है ये अभी हमने कहां रखा है, प्रोस्टेटा जगत में रखा है। ये एक कोष के जीव है, एक कोष के जीव है और यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक है। दोस्तों ये प्रकाश संश्लेषी है, इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, लेकिन कोशिका भित्ति नहीं होती इनमें, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित, लेकिन प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है।
ये जंतुओं को भी खा लेता है, ये खा लेता है। बहुत बढ़िया। ये लो दोस्तों, सूर्य की उपस्थिति में यह प्रकाश संश्लेषण भी करता है तथा सूर्य की अनुपस्थिति में, ओ भाई, जब प्रकाश नहीं है तो यह परपोषियों की तरह सूक्ष्म जीवों का शिकार भी कर लेता है। जय हो, लगा लेना वेरी वेरी मोस्ट। गुरुजी इतना तो कोई भी नहीं पढ़ाता, जिंदगी में नहीं पढ़ा सकता कोई इतना, कि प्रोस्टेटा के बारे में इतनी बातें हमको कोई बता रहा है। प्रोस्टेटा में मैं आपको डायटम के बारे में बता रहा हूं, डायटम। प्रोस्टेटा में मैं आपको युग्लिनोइड के बारे में अलग से बता रहा हूं। एक तीसरी चीज ध्यान रखना, फिर बोल रहा हूं, जब मैं प्रोटोजोआ पढ़ाऊंगा ना, जब मैं ये युग्लिना पादपों में भी बोले जाते हैं और ये युग्लिना को हम जब जंतु पढ़ते हैं उनमें भी इसका नाम बोला जाता है, क्योंकि इसमें दोनों के लक्षण हैं। जब मैं आपको जंतु वर्गीकरण पढ़ाऊंगा, सुन लो इसको बात को, जब मैं आपको जंतु वर्गीकरण पढ़ाऊंगा तो जंतु वर्गीकरण शुरू करूंगा दोबारा से प्रोटोजोआ से, वहां ज्यादा डीपली नहीं है। प्रोस्टेटा का मतलब प्रोटोजोआ, प्रोस्टेटा का मतलब प्रोटोजोआ, लेकिन फिर से दोबारा से जब मैं वहां प्रोटोजोआ पढ़ाऊंगा तो ध्यान रखना प्रोटोजोआ में कौन आता है, अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना वहां पर भी बोल दूंगा, प्रोटोजोआ पढ़ाऊंगा जब युग्लिना, प्लाज्मोडियम, वो वहां पर भी बता दूंगा इसको दोबारा। अब आता है आपका स्लाइम मोड्स, ये नाम भी याद रखना। अब पंख कवक, स्लाइम मोड। दोस्तों ये कवक 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 कवक, फफूंद में भी इसको पढ़ाऊंगा मैं आपको। फफूंद, ये तभी तो दिक्कत है यार, मैं आपको फिर कहता हूं, कुछ जीव ऐसे हैं जो यहां भी आएंगे वहां भी पढ़े जाएंगे, बिल्कुल क्लियर है ये बात। लेकिन जब परीक्षा में ऑप्शन आएगा तो दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकते। अब मैं ये बोलूं कि युग्लिना के लिए पूछे, भाई युग्लिना को कहां रखा है, तो या तो प्रोटोजोआ ही आएगा या प्रोस्टेटा ही आएगा, ऑप्शन में एक आएगा, ऐसे नहीं है। या तो ऑप्शन में प्रोस्टेटा आ जाएगा या प्रोटोजोआ आ जाएगा, ऐसे बोल रहा हूं, ये दोनों एक ही बात है। अब जैसे ये कवक है, तो वास्तव में जब मैं आपको ये कवक पढ़ाऊंगा ना, फफूंद, अगला टॉपिक कवक कवक, तो ये कवक में भी आएगा, लेकिन अभी हम इसको कहां पढ़ रहे हैं, प्रोस्टेटा में भी पढ़ रहे हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जो दोनों जगह आपको काउंट होंगे। चलो इसका नाम याद रखना भाई, अब पंख कवक, स्लाइम बोर्ड्स। स्लाइम बोर्ड्स काम की चीज है। स्लाइम बोर्ड्स ये मृतपोषी प्रोस्टेटा है। ओहो हो, मृत जीवी है ये तो। हाँ भाई, ये मृतपोषी प्रोस्टेटा है, सड़ी गली मरी चीजों को खाते हैं, इसीलिए तो इसको कवक बोल रहे हैं। कवक, फफूंद, कवक। कवक जो होते हैं ना, ये मृतोप जीवी होते हैं, कवक। तो ये मृतपोषी प्रोस्टेटा है। पूछेगा वो आपसे कौन सा प्रोस्टेटा है जो सड़ी गली चीजों को खाते हैं, स्लाइमोर्ड्स। ये सड़े गले पदार्थों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में आपस में जुड़कर समूह प्लाज्मोडियम बनाते हैं, जो कई फीट लंबे हो सकते हैं, जबकि प्रतिकूल परिस्थितियों में बिखर जाते हैं। जब परिस्थितियां अनुकूल है तो एक ग्रुप के रूप में रहते हैं, और जब इनकी परिस्थिति अच्छी नहीं होती है तो ये बिखर जाते हैं तथा सिरों पर बीजाणु युक्त फलनकाय बनते हैं। इन बीजाणुओं का वायु द्वारा परिसंचरण होता है, इसमें डिक्टियो स्टीलियम आते हैं। ये अब ये जो नाम बोल रहा हूं ना मैं, ये डिक्टियो स्टीलियम, डिक्टियो स्टीलियम, मतलब ये एक क्या है, एक अब पंख कवक का नाम है ये, डिक्टियो स्टीलियम। नहीं ज्यादा, आप तो यही नाम याद कर लो, कभी पूछ लेना वो, मैं तो एक ही लाइन याद करने के लिए कह रहा हूं। लो ये लाइन पे ऊपर आपसे मैं पूछूं कि अब पंख कवक मतलब स्लाइम बोर्ड्स, ये क्या है, तो एक लाइन याद करो, ये मृतपोषी प्रोस्टेटा है, बस। लो एक लाइन बोल रहा हूं।
ये आपका प्रोस्टेटा कंप्लीट हो चुका है। प्रोस्टेटा कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक और भी तो है, हाँ ये भी तो रह रहा है। ओ भाई साहब, प्रोस्टेटा बोले तो प्रोटोजोआ, प्रोस्टेटा बोले तो प्रोटोजोआ। अब कोई कह दे कि भाई प्रोटोजोआ, अभी तो वैज्ञानिकों ने प्रोटोजोआ को प्रोस्टेटा में रख रखा है। अभी तो वैज्ञानिकों ने प्रोस्टेटा में किसको रखा है? प्रोटोजोआ को रखा है। फिर इसको अलग भी कर दिया गया है। ये तो वर्गीकरण है। कुछ वैज्ञानिक कह रहे पंच जगत पिंड, कुछ वैज्ञानिक अलग ही तरह, तो सब भैया हजारों वैज्ञानिक, हजारों तरह के वर्गीकरण। लेकिन अभी तो हम ये मान के चल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आर एच वी टेकर की पंच जगत प्रणाली। इस शब्द को बार बार याद करना। हम पढ़ रहे हैं आर एच वी टेकर की पंच जगत प्रणाली, और पंच जगत प्रणाली में एक जगत है प्रोस्टेटा, और प्रोस्टेटा में ही आता है प्रोटोजोआ, प्रोस्टेटा में ही आता है प्रोटोजोआ, एक कोष के जीव। दोस्तों ये परपोषी जीव होते हैं। परपोषी दूसरों के शरीर में निवास करते हैं। परपोषी जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं, मतलब भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ये भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इनको इनको अमीबीय, अमीबीय ग्रुप का नाम है। कसाबी, कसाभी, पक्षमाभी, पक्षमाभी, स्पोरोजोआ आदि 4 समूहों में बांटा गया है। और इसमें मेनली कौन आता है? अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिपेनोसोमा, ये जीव प्रोटोजोआ में आते हैं। फिर एक बार बोल रहा हूं, जब मैं आपको पादप वर्गीकरण से हटके जब जंतु वर्गीकरण पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको जंतु वर्गीकरण पढ़ाऊंगा, तो जंतु वर्गीकरण में पहला ग्रुप यही पढ़ाऊंगा। जब मैं आपको जंतु वर्गीकरण पढ़ाऊंगा, तो सबसे पहले प्रोटोजोआ के बारे में दोबारा पढ़ाऊंगा। उसके बाद में पॉरीफेरा, फिर आपको पता होगा सीलेंट्रेटा, फिर प्लेटी हेलमिंथीज, एसके हेलमिंथीज, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, वो पढ़ाऊंगा। जंतु वर्गीकरण पढ़ाऊंगा तब उसकी शुरुआत प्रोटोजोआ से करूंगा। और प्रोटोजोआ में कौन आता है? हमारा अमीबा आता है, एक कोष के जीव है, पैरामीशियम है और ट्रिपेनोसोमा है। अभी इसमें ये 3 नाम आप याद कर लो। अभी प्रोस्टेटा पढ़ रहे हैं भाई, आर एच वी टेकर की पंच जगत प्रणाली प्रोस्टेटा। चलो अब आपके जवाब शुरू होते हैं। आप मुझे दोगे जवाब। दो भाई, पहला क्वेश्चन जल्दी से जवाब दो। बहुत बढ़िया। अपने नोट्स खुद रखिए भैया, भैया अपने नोट्स खुद लिखे, दूसरे के भरोसे मत बैठिए। वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है तो भाई जीवाणु, जीवाणु ये प्रोकैरियोटिक जीव है। प्रोकैरियोटिक जीव है। और जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उनमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा प्रोकैरियोटिक जीव। बाकी इनमें ये यूकैरियोटिक है। बाकी ये तीनों यूकैरियोटिक जीव है। और यूकैरियोटिक जो जीव होते हैं उनमें केंद्रक पाया जाता है। स्लाइमोड्स, अभी बात हो रही थी, किस वर्ग के अंदर आता है? इसका ग्रुप का नाम पूछ रहा है। ये डीपली क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो स्लाइमोड्स का एक ग्रुप पर है, वर्ग, वर्ग
तो उस वर्ग का नाम है मिक्सोमाइसिटीज। ये वर्ग का नाम है। जिस वर्ग में स्लाइमोड्स को रखा गया है, प्रोस्टेटा जगत का नाम है, प्रोस्टेटा जगत का नाम है, वो वर्ग का नाम पूछ रहा है। तो भाई किस वर्ग में स्लाइमोड्स कवक आते हैं? वर्ग मिक्सोमाइसिटीज। अगला क्वेश्चन, कौन से शैवाल प्रोस्टेटा में नहीं आते हैं? तो भाई मैं बता दूं, प्रोस्टेटा में लाल शैवाल, भूरे शैवाल, हरे शैवाल आते हैं, लेकिन नील हरित शैवाल, याद करो पहले पढ़ा चुका हूं, नील हरित शैवाल जो है ये मोनेरा में आता है मेरा भाई। हो रे क्वेश्चन, आप कक्षा 11वीं बायोलॉजी के क्वेश्चन कर रहे हो दोस्तों। आप कोई 8वीं 9वीं क्लास के क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो कक्षा 11वीं की बायोलॉजी के धुरंधर स्टूडेंट हो आप। ये कोई सामान्य किताबों के क्वेश्चन नहीं है। निम्न में से कौन सा प्रोस्टेटा नहीं है? प्रोस्टेटा नहीं है, प्रोस्टेट नहीं है। तो गुरुजी डायटम आपने अभी पढ़ाया था, स्लाइमोड्स गुरुजी आपने अभी पढ़ाया था, प्लाज्मोडियम ये भी है, नोस्टॉक एनावीना, नोस्टॉक एनावीना याद करो, नोस्टॉक एनावीना। आप भूल जाओगे, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, चीज मैं आपको बहुत कुछ सिखा जाऊंगा, लेकिन आप भूल जाओगे, आप याद ही नहीं करोगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, प्लीज आप उन शब्दों को याद कर लो जिन पे मैं ये कह रहा हूं, इसको तो याद करना ही है, इसको तो याद करना ही है, बस वो शब्द याद कर लो। मैं बोल चुका हूं, नोस्टॉक एनाबीना का नाम बहुत नाम लिया है मैंने, ये मोनेरा जगत का अजीब है, नोस्टॉक और एनाबीना। चलो, प्रोस्टेटा में पोषण की विधि क्या है? तो प्रोस्टेटा में जो जीव आए ना दोस्तों, अभी जो हमने जब पूरा एनालिसिस किया प्रोस्टेटा में, तो प्रोस्टेटा में जीव अपना भोजन खुद भी बना रहे थे। जी जी जी, स्वयंपोषी। अभी हमने युगलिना के, सॉरी, अभी हमने उसके बारे में पढ़ा था, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, युगलिना के बारे में पढ़ा था। तो युगलिना स्वयंपोषी है। इसके बाद में परजीवी के बारे में पढ़ा है, और मृतोपजीवी सड़ी गली चीजों, स्लाइमोड्स क्या है, स्लाइमोड्स क्या है, मृतोपजीवी है। तो तीनों ही लक्षण इनमें देखने को मिल सकते हैं। प्रोस्टेटा जगत के जो जीव होते हैं वो स्वयंपोषी भी हो सकते हैं, परजीवी भी हो सकते हैं, मरी सिड़ी गिली चीजों से भी अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। इज ए राइट आंसर डी। हो जाएंगे क्वेश्चन। दो शब्द, एक्चुअली ये दोनों शब्दों को आप जीवाणु वाले टॉपिक के साथ ऐड करना। दोस्तों मैं थोड़ी सी एक चीज आपको क्लियर कर दूं, ये दो शब्द थे, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु और एक है ग्राम नेगेटिव जीवाणु। प्लीज मेरे कहने से, जब मैंने अभी आपको मोनेरा जगत पढ़ाया था, मोनेरा में जब मैंने बैक्टीरिया पढ़ाया था, तो मैं ये सोच रहा था कि यार ये थोड़ा डीपली टॉपिक है, इसको नहीं पढ़ाना चाहिए बच्चों को। दोस्तों वास्तव में इसका 8वीं 9वीं 10वीं से इनका कोई रिलेशन नहीं, इन नामों का। ये दोनों नाम आपको कक्षा 11वीं में देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी मैंने देखा था कि एसएससी और रेलवे के अंदर इन नामों का जिक्र हुआ है, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु और ग्राम नेगेटिव जीवाणु। और मेरे भाई इनका जिक्र हुआ था, इसीलिए मैंने सोचा कि बच्चों को मैं बोल दूंगा कि इस वाले टॉपिक को जीवाणु के साथ ऐड कर लेना, जीवाणु बैक्टीरिया वाले। तो अब बात आती है ग्राम पॉजिटिव जीवाणु। ग्राम पॉजिटिव जीवाणु और ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं में क्या अंतर है, थोड़ा सा चीजें आपको, ज्यादा नहीं, जितना बोलूं उतना याद करिए। डेनमार्क के प्रसिद्ध वैज्ञानिक क्रिश्चियन ग्राम ये थे, कहीं ना कहीं उसके नाम के पीछे आ रहा है ग्राम, क्रिश्चियन ग्राम। तो इसीलिए क्यों उसके नाम को छुपाएगा, जब उसका नाम ही क्रिश्चियन ग्राम है, तो भैया उसने अपने बैक्टीरियाओं के ऊपर दो शब्द बोल दिए, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ने अपनी प्रसिद्ध एवं सर्वमान
अभिरंजन विधि द्वारा, ये एक विधि का नाम है, अभिरंजन विधि द्वारा जीवाणुओं को दो भागों में बांटा था। मतलब ये क्या करते हैं, ये जो वैज्ञानिक है इन्होंने क्या किया, बैक्टीरियाओं को एक कलरफुल पदार्थ होता है क्रिस्टल वॉयलेट, मेरे भाई सुन, एक एक कलर होता है क्रिस्टल वॉयलेट, ये अभिरंजन है ये। तो ये नाम तो बहुत बार रिपीट हुआ एसएससी के अंदर, तो कितनी बार आ गया क्रिस्टल वॉयलेट। मैं देसी भाषा में बता रहा हूं, एकदम देसी भाषा। जैसे मान ले बैक्टीरिया है और उन बैक्टीरियाओं के ऊपर डाल दिया है ग्राम अभिरंजन, ग्राम अभिरंजन। देखो दो हिस्सों में बांट रहे, ग्राम पॉजिटिव किसको बोल रहे हो और ग्राम नेगेटिव किसको बोल रहे हो। ये बैक्टीरियाओं के दो भागों में बांट दिया, तो वो ऐसे पूछेगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा हो, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन सा हो। देसी भाषा में सीखो, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक होते ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इनमें इतना सा अंतर है, जैसे मान लीजिए मैंने एक बैक्टीरिया लिया, जैसे मैं एक बहुत फेमस सा बैक्टीरिया आपको बता दूं, जैसे ये देख लो क्लोस्ट्रीडियम, ये एक बैक्टीरिया का नाम है, ये भी स्ट्रेप्टोकोकस नाम सुना होगा। निमोनिया 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 रोग, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, निमोनिया का बैक्टीरिया। दोस्तों जैसे ये बैक्टीरिया है, थोड़ी देर के लिए स्ट्रेप्टोकोकस, मान लीजिए इसके ऊपर मैंने डाला ये डाल दिया मैंने ग्राम अभिरंजन डाल दिया, ये डाला, इसको मैंने रंजित कर दिया, रंग दिया, किससे, या तो ग्राम अभिरंजन बोल दो लेकिन ये नाम ज्यादा आएगा, क्रिस्टल वॉयलेट से अभिरंजित कर दिया, तथा बाद में इसको एल्कोहल से धोआ, शराब एल्कोहल से धोआ, पहले तो इसको रंग दिया। ऐसे समझो ये आपका बैक्टीरिया है, पहले मैंने इसको ग्राम अभिरंजन से इसका अभिरंजित कर दिया, इसको कलर रंग दिया, इसको रंग दिया, क्रिस्टल वॉयलेट से इसको रंग दिया, फिर इसको मैंने एल्कोहल से धोया, मैंने एल्कोहल वही शराब से मैंने इसको धोआ, धुलाई कर दी, इसकी धुलाई कर दी, धुलाई करने के बाद मैंने देखा कि धोने पर भी अभिरंजित बने रहते हैं, मतलब जो उसका कलर किया गया वो नहीं उड़ा। देसी भाषा में सीखो, मैंने उसका कलर किया उस बैक्टीरिया का, जब मैंने उसको कलर किया और जब मैंने उसको दारू से धोना चाहा तो उसका कलर नहीं गया। अरे कलर नहीं गया, कलर नहीं उड़ रहा है, तो इसका मतलब वो रहा ग्राम पॉजिटिव रहा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन कौन है, माइक्रोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, लेप्टोबैसिलस और क्लास्ट्रीडियम। ये बैक्टीरिया उदाहरण तो याद रखनी है, वो तो इतना सा पूछेगा ग्राम पॉजिटिव जीवाणु कौन है, निम्न में से कौन ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है, और इसको रंगने के लिए क्या काम में ले रहे हो आप, क्रिस्टल वॉयलेट, ये अभिरंजक है जो इसको हम रंगने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा शब्द है ग्राम नेगेटिव, वे जीवाणु जो उपरोक्त प्रक्रिया के अंत में अभिरंजन छोड़ देते हैं। ओहो हो, समझो देसी भाषा में मेरे भाई, जैसे मैंने उसको अल्कोहल से धोआ और उसका कलर उड़ गया, वापस से कलर उड़ गया, वो जो क्रिस्टल वॉयलेट से जो मैंने उसकी पुताई की थी वो कलर उड़ गया, ऐसे समझो। और अगर वो कलर उड़ गया तो समझ लेना वो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और उसमें आता है राइजोबियम, सूडोमोनास, साल्मोनेला और विब्रियो कॉलेरा। मोस्ट है, मोस्ट है, मोस्ट है, मोस्ट है, मोस्ट है। उदाहरण पूछेगा कौन ग्राम पॉजिटिव है, कौन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। मेरे भाई विब्रियो कॉलेरा, हैजा 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 का बैक्टीरिया, हैजा का बैक्टीरिया था विब्रियो कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरा। बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया गुरुजी ये बात सुन के। इस टॉपिक को बैक्टीरिया वाले में जाके ऐड कर लेना, कौन ग्राम पॉजिटिव है और कौन ग्राम नेगेटिव है, इसको हम अभिरंजित करके पता करते हैं। ये क्रिस्टल वॉयलेट से हम, और देसी भाषा में समझा दूं, जैसे ये बैक्टीरिया है, ओ हो, ये कोई बैक्टीरिया है ना, सुनो सुनो, ये बैक्टीरिया है
और आपने इसको क्रिस्टल वॉयलेट से रंग दिया। ये क्रिस्टल वॉयलेट से इसको अभिरंजित कर दिया, इसको अभिरंजित कर दिया। फिर तीसरा स्टेप यह है कि मैंने इसके ऊपर एल्कोहल डाला, मैंने इसके ऊपर डाला एल्कोहल से, इसको धुलाई कर दी। धुलाई करने के बाद भी ये ऐसा ही बना रहा, सेम। धुलाई करने के बाद भी इसका कलर नहीं हटा, मतलब ये अभिरंजित रहा, तो इसको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और अगर ये कलर उड़ जाता तो वो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मेरी तरफ से 2 ग्रुप कंप्लीट हो चुके हैं। कल की जो क्लास आपकी रहेगी उसका टाइम मैं दिन में रख दूंगा, प्लस कल की क्लास की जो शुरुआत होगी वो आपके किसके साथ में रहेगी? कल हमारा तीसरा जगत शुरू होगा और उस जगत का नाम है नंबर 1। भाई समय लग रहा है, मोनेरा जगत पूरा हो चुका है, मोनेरा जगत पूरा हो चुका है एकदम बहुत अच्छे से। इसके बाद में कुछ शब्द तो प्रोस्टेटा से भी सीखने को मिले हैं, हो चुके हैं। कल तीसरा ग्रुप में लेके आ रहा हूं फंजाई, एक ही क्लास में हो जाएगा। कल की क्लास में मैं आपको फंजाई जगत के बारे में पढ़ाऊंगा, जगत फंजाई। और फिर उसके बाद में 2 बचेंगे जिसमें आपका आएगा पादप वर्गीकरण, डीप पादप वर्गीकरण, बोले तो प्लांटी, और लास्ट में आएगा जंतु वर्गीकरण, एनिमेलिया। इस तरह से इस पूरे को एक साथ मिला के टैक्सोनॉमी बोल दो, इसको टैक्सोनॉमी बोल दो, या इसको वर्गीकरण बोल दो। ये टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा। आप सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहे, और अगर आपके पास समय हो तो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर टेस्ट पेपर है 50, उनको आप करना, निःशुल्क कर दूंगा उनको सबके लिए, सभी उसमें ऐड कर दूंगा उन 50 टेस्ट पेपरों को, आप उनको देना, उससे आपकी बहुत नॉलेज बढ़ेगी। दोस्तों ये बैच चलता ही रहेगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथ में जिनको ज़्यादा जल्दी है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर वगैरह मैंने सब इसमें अपलोड कर रखे हैं, आप वो क्लास भी देख सकते हो। थैंक यू, आप सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद।